जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा जो हिस्ट्री से रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी नेशनल मूवमेंट हुई है जो सभी को मैं एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप रिवाइज के तौर पर भी देख सकते हैं और फाउंडेशन के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर रिवाइज करनी हो तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को करने के लिए ये चैनल आपके लिए अवेलेबल है। तो होम रूल लीग आंदोलन एवं लखनऊ अधिवेशन क्या था, इसके बारे में मैं डिटेल से चर्चा करता हूँ। आंदोलन आरंभ होने के उत्तरदायी कारण क्या था? जो आंदोलन को आरंभ हुआ था उसके दायित्व कारण जो था, मेन जो क्या था, होम रूल लीग आंदोलन। इसमें था जो सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए दबाव डालना आवश्यक था। आंदोलन को प्रारंभ करने से पहले सरकार को आकर्षित करना हमारा मेन कर्तव्य था जो हमारे ओर आए, इसीलिए होम रूल आंदोलन चलाई गई थी। ये मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए भारतीय पर भारी कर प्लस महंगाई देने के कारण भी होम रूलिंग आंदोलन की प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में देखता हूँ, युद्ध के पश्चात सोवियत की अजेयता का भ्रम टूटा। सोवियत मतलब कि गोरा व्यक्ति जो था उसे सोवियत कहा जाता था। इसका एक जो ब्रिटेन के आदमी थे उसे सोवियत कहा जाता था, जिसे अजेयता का भ्रम टूट गया था। ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हुए और सुअवसर की तलाश किया। क्या चीज़ का सुअवसर की तलाश किया और 1896 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट का भारत आना। उस समय में 1896 में भारत में आए थे कौन? तो आयरलैंड की महिला थी जिसे हम एनी बेसेंट के नाम से जानी जाती थी। एनी बेसेंट बहुत बड़ा योगदान है एनी बेसेंट को हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। होम रूलिंग आई, एक राष्ट्र राजनीतिक संगठन हुई जिसे हम होम रूलिंग के नाम से जानी जाती है। स्वशासन, जिसे कि डोमिनियन का दर्जा, स्वशासन मतलब डोमिनियन का दर्जा के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करते थे। डोमिनियन क्या होती है? डोमिनियन ये होती है जो हम सरकार से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हम नहीं मानते हैं, थोड़ा सा नहीं मैं स्वतंत्र चाहता हूँ। जो हमारे चलने का, घूरने का, फिरने का, बैठने का, खाने का, पीने का, ये सब के स्वतंत्रता हमें चाहिए, उसी को डोमिनियन कहा जाता है। इसको कहने का तात्पर्य ये था जो सरकार कानून कुछ भी बनाए लेकिन हमारे देश और व्यक्ति के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनाए कि हमको खाने पीने, चलने बतियाने ये सब में कोई बाधा हो। इसी को डोमिनियन का दर्जा मांग रही थी। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी.एस. खपौर्दे और सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत ही ये इनको नाम प्रसिद्ध है अय्यर साहब की। और जोसेफ बपतिस्ता और मोहम्मद अली, ये सब नेता प्रमुख नेता के रूप में हुए। नोट में ज़रा लिखिएगा, 1915 ईस्वी से 1916 ईस्वी के मध्य में 2 होम रूलिंग की स्थापना की गई थी, जिसमें पुणे होम रूलिंग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, जबकि मद्रास होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1915 और 16 में 2 होम रूलिंग की स्थापना की गई थी, जिसमें कि पुणे में हुई थी। क्या चीज़? होम रूलिंग पुणे में किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के। और दूसरी जो हुई थी, जो मद्रास होम रूलिंग की स्थापना एनी बेसेंट की हुई थी। तिलक की होम रूलिंग क्या थी? अप्रैल 1916 में इसका स्थापना किया गया था। पहली होम रूल जिसे कि मीटिंग बेलगाम में ये हुई थी। इसका मुख्यालय जो था जो पूना में था और शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में इनका मेन शाखाएं हुआ करते थे। इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो पुणे में हुआ करता था। 6 शाखाओं में संगठित ये क्या थे? ये एक गठित समूह था होम रूल लीग।
ये होम रूल लीग जो थी, ये एक गठित थी। सबसे पहले देखेंगे जो होम रूल लीग जो हुई थी, जो होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो अप्रैल 1916 में इसकी पहली होम रूल लीग मीटिंग जिसे कि बेलगाम में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पूना में है। उसके बाद में शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार है, और 6 शाखाओं में इसकी गठित की गई थी। अगले नंबर में बेसेंट की होम रूलिंग। बेसेंट साहब की होम रूलिंग क्या थी, सितंबर 1916 में मद्रास में, अब चेन्नई में स्थापना इसकी की गई थी। जो अभी चेन्नई में पड़ रही है, जो महाराष्ट्र में उस समय में था, मद्रास में था, जो अभी चेन्नई में पड़ रहा है। लगभग पूरे भारत में शाखाएँ 200 से भी प्लस था। बेसेंट का, एनी बेसेंट की जो थी होम रूलिंग जो चलाई थी इनकी अध्यक्षता में, जो ये 1916 में ही चलाई गई थी, लेकिन इसका 200 शाखाएँ में ये स्थापित की गई थी। इसका जो लीग का संगठन मेन सचिव के रूप में जो चुना गया था, तो जॉर्ज अरुंडेल को चुनी गई थी। किसको चुनी गई थी, जॉर्ज एरुंगडेल को चुनी गई थी। BM बाडिया एवं CB रामास्वामी अय्यर की भी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। CB रामास्वामी अय्यर की बहुत बड़ा भूमिका थी इस आंदोलन में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की ध्वज इस तरह से था। होम रूल लीग की ध्वज जो थी, जो इस तरह से था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए पृथक पृथक लीग स्थापित करने का निर्णय लिया था। तो वह 1915 और 1916 में 2 ठामा की गई थी, और ये जो है एक पूना में, एक महाराष्ट्र में की गई थी। पूना में जो की गई थी, जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और एनी बेसेंट के द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली एक महिला थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की संचालिका थी और भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति के संभावित थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रभावित हुए थे। उसके बाद में भारत में जो थे, जो थियोसोफिकल सोसाइटी की संचालिका थी। उसके बाद में ये कहाँ के थी, तो आयरलैंड की रहने वाली थी। आयरलैंड में आयरिश नेता जिसे कि रेडमांडर के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जो कि वैधानिक उपायों से आयरलैंड के लिए स्वशासन प्राप्त करना चाहती थी। स्वशासन, मूल रूप से ये स्वशासन प्राप्त करने के लिए चाहती थी। क्या चीज़ स्वशासन प्राप्त करने के लिए चाहती थी? आयरलैंड, जिसे कि आयरिश का नेता नाम दिया जाता था, उसका क्या नाम था, तो रेडमांडर। क्या नाम था? रेडमांडर के नेतृत्व में वहाँ होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जो कि वैधानिक उपायों में आयरलैंड के लिए स्वशासन की प्राप्त करना चाहती थी। स्वशासन, आयरलैंड भी तो एक तरह से वहाँ पे स्वतंत्र नहीं था। आयरलैंड की होम रूलिंग ने 1913 में एनी बेसेंट को सुझाव दिया कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए होम रूलिंग आंदोलन आरंभ करेंगे। वहाँ से जो आंदोलन के लिए जो बात की गई थी, जो क्या थी, तो आयरलैंड में होम रूलिंग ने 1913 में एनी बेसेंट ने सुझाव दिया कि भारत को स्वतंत्र यानी कि आज़ाद कराने के लिए होम रूलिंग आंदोलन में प्रारंभ करेंगे। और नोट में यहाँ पे दिए गए हैं, जो 1915 में एनी बेसेंट और न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ आई थी 1915 में। होम रूलिंग आंदोलन की कार्यक्रम, होम रूल आंदोलन की कार्यक्रम क्या चीज़ था? ये भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा देने की बात कर रही थी होम रूलिंग आंदोलन। प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। लीग की जो सदस्यता थी, जो ग्रहण की थी, जो भारतीय नेताओं ने, जितने भी नेताएं थे वो सभी ने इसको ग्रहण किए थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, चित्तरंजन दास, KM मुंशी, B चक्रवर्ती, उसके बाद में सैफुद्दीन
फिचलू और मदन मोहन मालवीय। उसके बाद में आने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना और तेज बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, जो होम रूलिंग आंदोलन में योगदान देने वाला इनमें से प्रमुख नेता कौन कौन से थे। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद में भुल्ला भाई देसाई, उसके बाद चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी, उसके बाद बी चक्रवर्ती, उसके बाद में सैफुद्दीन फिचलू, उसके बाद में मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होम रूलिंग में इसका दायित्व एवं इनका योगदान था। गोपाल कृष्ण गोखले की सोवियत ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण की थी। उस समय में सोवियत ऑफ इंडिया सोसाइटी चला रही थी। किसने चला रही थी? तो सोवियत ऑफ इंडिया सोसाइटी जो चलाने वाला जो कार्य कर रही थी, जो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इनका बहुत सारे व्यक्तियों जो थे, जो होम रूलिंग आंदोलन में अपना सदस्यता दी थी। जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उसके सहयोगी बीपी बाडिया एवं जॉर्ज अरुंडेला गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति कौन कौन जी थे? तो जून 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया। उसके सहयोगी कौन थे? तो बीपी बाडिया एवं जॉर्ज अरुंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया था जून 1917 में, होम रूलिंग आंदोलन के द्वारा चला रहे थे, इसी को विरोध के कारण। उसके बाद में सर एस सुब्रमण्यम अय्यर को अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। सर एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे, उनको सर का उपाधि था उस त्याग दी थी। तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने का वकालत की थी। क्या चीज़ वकालत करना प्रारंभ किए थे? किसने? तो तिलक ने। अगस्त 2020 में क्या कर रही है? अगस्त 2020 में 20 अगस्त 1917 को भारत के उस समय में सचिव कौन थे? तो मॉन्टेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश शासक ने ही घोषणा किया कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त स्थापना या संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दी जाएगी। जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी। और सितंबर 1917 में एनी बेसेंट भी जेल से रिहा हुए। इसके साथ साथ इसके पश्चात होम रूलिंग की आंदोलन की स्थगित कर दिया गया। स्थगित पूर्ण रूप से नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे स्थगित कर दिया गया। और आंदोलन धीमा पड़ने के कारण प्रभावी संगठन का अभाव पड़ गया था। प्रभावी संगठन का अभाव हुआ। उसके बाद में 1917 से 1918 में हुए सांप्रदायिक दंगे में 1917-18 में सांप्रदायिक दंगे हुए। उसके उदारवादी सरकार एवं सुधारों का अवशासन देने तथा बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्टि दी थी। अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब इनको एनी बेसेंट जब रिहा हुए तो 1918 होते होते ये जो आंदोलन था जो धीमा पड़ गया और इनको दबाने के दंगा होने के वजह से दबाने लगे थे। बेसेंट द्वारा आंदोलन के सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर पाने की क्षमता बताई गई। बेसेंट द्वारा आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान की गई। एनी बेसेंट ये आयरलैंड के थे व्यक्ति, ये महिला थी और बहुत ही शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। और इन्हीं के कारण जो हम कह सकते हैं एक तरह से जो भारत में इनको बहुत बड़ा योगदान था देश आज़ाद कराने के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के
आश्वासन से संतुष्ट होने पर होम रूलिंग आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या कहे थे? आश्वासन दिए जो हम देश को में ज़्यादा क्षतिपूर्ति नहीं करवाएंगे, और इसी के कारण संतुष्टि होने के कारण होम रूलिंग आंदोलन कह सकते हैं जो पूर्ण रूप से धीमा पड़ गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानी जाती है। इसके आगे आएगी महात्मा गांधी के उत्थान और उसकी सत्याग्रह, जिसे कि अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा युक्तियों की जन्म समर्थन। गांधी जी अप्रैल 1920 में होम रूलिंग की अध्यक्षता स्वीकार कर लेती है। उसके साथ साथ अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में गांधी जी ने नाम बदलकर स्वराज सभा का भी नाम दिया करते हैं, सभा कर दिया जाता है। तो होम रूलिंग आंदोलन को ही स्वराज सभा कर दी गई है 1920 में, ये बॉम्बे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1920 में, अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में गांधी जी ने नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया जाता है होम रूलिंग के ही। आंदोलन की उपलब्धियाँ क्या क्या चीज़ थी? तो आंदोलन की उपलब्धियाँ जो थी, जो क्या क्या चीज़ थे मेरे भाई? आंदोलन की उपलब्धियाँ जो थी, जो इसके जुझारू राष्ट्रवादी की एक नई पीढ़ी का जन्म देना था। उसके साथ साथ भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित करना था। उसके साथ साथ अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणाएं तथा मोंटफोर्ड सुधार के नाम से इन्हें जानी गई। इसके साथ साथ तिलक एवं एनी बेसेंट ने प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होती है। एनी बेसेंट के और तिलक के दोनों के प्रयासों के बीच में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कहाँ पे हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी। कांग्रेस के 1916 में यह अधिवेशन हुई थी। इसी में नरम दल और गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होती है। इतना तक आपको पूर्ण रूप से ध्यान में आनी चाहिए जितना मैं बताएं अभी। 1919 का भारत सरकार अधिनियम। 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्या है? 1919 का भारत सरकार अधिनियम क्या है? तत्कालीन कारण 1916 का होम रूलिंग आंदोलन में मेसोपोटामिया, जिसे कि कमीशन की रिपोर्ट भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप लगाती है, और स्पष्ट की तत्कालीन कारक है 1916 का होम रूलिंग आंदोलन है। इसके साथ साथ मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट, मेसोपोटामिया और कमीशन की रिपोर्ट और भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप करती है। अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया। उसके साथ साथ केंद्रीय परिषद में भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका रही। ये अधिनियम में भारतीयों को केंद्र परिषद में भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भूमिका रही। उसके साथ साथ वायसराय के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय थे, और विधि, शिक्षा, उद्योग आदि विभाग भी भारतीयों के हाथ में कुछ कुछ सौंप दिया गया था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से ही हमारे देश में कुछ टर्म बदलते जाता है, तब जाकर के देश को आज़ादी मिल पाती है। विषय कौन था? तो केंद्र तथा प्रांतों में। उससे बाद में अवशेष शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास होती है। जितना भी अवशेष शक्तियाँ थी जो केंद्रीय सरकार के पास में थी, किसके साथ में? केंद्रीय सरकार के पास में थी। केंद्रीय सूची, विदेश मामले या रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण, ये सब केंद्रीय सूची के अंतर्गत आती थी। अब प्रांतीय सूची एक थी, उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिगत जल संभरण, उसके साथ साथ अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था, ये सब था जो प्रांतीय के तौर पे थे। ये केंद्रीय के तौर पे विदेशी मामले थे। केंद्रीय के तौर में क्या थे?
जो अपना देश में चलाता था उसे प्रांतीय कहते थे शासन, उसके साथ साथ जो विदेश से चलाता था उसे हम केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखते थे। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था था। केंद्र में क्या था? द्विसदनीय व्यवस्था था। उसमें से राज्य परिषद एवं केंद्रीय विधानसभा थी। इसके साथ साथ राज्य परिषद में 60 सदस्य और 34 निर्वाचित शेष, जिसे कि 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत था। इसमें से राज्य परिषद में जो थे, जो 60 सदस्य थे, जिसमें से 34 जो थे 34 जो निर्वाचित तथा शेष 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत थे। इसके साथ साथ राज्य परिषद का प्रतिवर्ष नवीनीकरण, जो राज्य परिषद का प्रतिवर्ष नवीनीकरण, उसके बाद में परंतु सदस्य 5 वर्ष के लिए बनाए गए थे। 5 वर्षों के लिए के लिए बनाई गई थी और राज्य परिषद का प्रतिवर्ष नवीनीकरण की गई थी। निम्न सदन में जो था जो केंद्र विधानसभा था, इसमें 145 सदस्य थे। कितने थे? 145 सदस्य थे। इसके साथ साथ 104 निर्वाचित तथा 41 सदस्य मनोनीत थे। ये निर्वाचित मतलब चुन के आया करता था, मनोनीत मतलब ये मनोनयन करके 41 सीटों को लाई जाती थी। मनोनीत में 16 शासकीय तथा 15 अशासकीय व्यक्ति थे। 26 जो थे जो शासकीय थे और 15 था जो अशासकीय व्यक्ति में से आते थे। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल को पर्याप्त शक्तियाँ, इसका जो पर्याप्त शक्तियाँ जो थी, जो इसमें से समस्त भारत के लिए कानून बनाना था और बना सकती थी। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल, जिससे कि क्राउन की अनुमति से कोई भी बिल पारित की जा सकती थी। ये क्राउन के अनुमति से गवर्नर जनरल इसका अध्यादेश जारी कर सकते थे। इसे द्वैध वैधता 6 माह के लिए हुआ करते थे। गवर्नर जनरल के पास जो शक्तियाँ थे, इसके लिए 6 माह के लिए पूर्ण रूप से शक्तियाँ थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो थी, जो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? तो इसमें प्रांतीय विषय था। इसमें क्या था? आरक्षित तथा हस्तांतरित। पंजाब में सिखों को कुछ प्रांतों में यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों, जिसे कि भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था, करने की बात कर रहा था। जो ईसाई है उसको अलग करने की बात कर रहा था। पंजाब में सिखों और कुछ यूरोपीय जो थे, जो एंग्लो इंडिया था, जो यूरोप से भारत आए हुए थे और भारत में ही शादी करके और रहने लगे थे, इसे ही एंग्लो इंडिया कही जाती थी। उसके बाद में आ रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, गांधीवादी राजनीति का युग। इससे अक्सर क्वेश्चन फंसता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो गांधीवादी राजनीतिक का युग क्या चीज था? जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म। ब्रिटेन में कानून की शिक्षा प्राप्त करते हैं और दक्षिण अफ्रीका में वकालत करते हैं। यह महात्मा गांधी का जन्म हुई थी कहाँ पे? पोरबंदर नामक स्थान पे, जो गुजरात में पड़ता है। इसके साथ साथ ब्रिटेन में जाकर के कानूनी शिक्षा को प्राप्त करते हैं और दक्षिण अफ्रीका में जाकर के इन्होंने वकालत करना चालू करते हैं। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और राजनीतिक विचार, इनका राजनीतिक विचार क्या था? तो हेनरी डेविड थोरा और उसके साथ साथ जॉन रस्किन, उसके बाद में राल्फ वोल्डो, उसके साथ में इमर्सन और लियो तलास्ताय, इनसे ये राजनीतिक विचारों से के रूप में जाने जाते थे। इसका वैष्णव धर्म और जैन धर्म के ये मानते थे। वैष्णव धर्म और जैन धर्म के मानते थे। हिंद स्वराज 1909 में गांधी की विचारधारा का प्रामाणिक व्यक्तित्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1909 में जो थी, जो स्वराज जो थी, हिंद स्वराज की बात की थी, उसके साथ साथ गांधी की विचारधारा थी जो प्रामाणिक व्यक्तित्व की बात किया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन, जिसे कि
ओपिनियन 1909 का संपादन किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन 1909 में संपादन किया गया था। यंग इंडिया नामक इन्होंने एक पत्र को लिखा था। किस क्या जी? यंग इंडिया। हरिजन 1932 में, जिसे हिंदी में हरिजन जन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु कही जाती थी। जब 1932 आई थी तो 1932 में जब गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लेते हैं और महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं ले पाते हैं, तो इन्हीं के बीच में मतभेद होता है। क्यों मतभेद होती है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ, आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब अंग्रेज को का नाम था, जो अंग्रेज का नाम था, जो हरिजन व्यक्ति थे उनको, हरिजन जो व्यक्ति थे उनको क्या करनी थी, अलग एक प्रांत बनाई जाए। क्या चीज़? अलग प्रांत बनाई जाए। लेकिन महात्मा गांधी का नाम था, ये गलत है। हरिजन के लिए अगर अलग दे दिया जाए और जो हिंदू में है, हिंदुओं में हरिजन आते थे, और जो अलग कास्ट के व्यक्ति है उनको अलग दिया जाए क्षेत्र, तो इससे देश को बंटवारा होने में कोई नहीं रोक सकता है। जैसे पाकिस्तान और भारत को बंटवारा होने में कोई नहीं रोक सका, दुनिया की कोई भी ताकत। इसी तरह से हरिजन अगर अलग दे दी जाए क्षेत्र तो वो अलग हो सकता है। तो इसमें सहमति मान ली थी अंबेडकर साहब ने। क्यों मान ली थी मेरे भाई? क्योंकि उतना पढ़े लिखे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन उस समय में इनको समाज में जिस तरह के प्रतिष्ठित चाहिए उस तरह का प्रतिष्ठित नहीं मिल पा रहा था। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चाहते थे जो हम अपना एक अलग स्वायत्तता या अलग संप्रदाय बना सकें। तो महात्मा गांधी ने इनको रोका था और 1932 में हरिजन को सबसे पहले अपना ओर आकर्षित किया। इनको कहने का तात्पर्य था जो हरिजन मतलब हरि का सेवक, यानी भगवान का सेवक ही हरिजन होते हैं। इसे गुजराती में हरिजन बंधु के नाम से जानी जाती है। क्या चीज़? हरिजन बंधु के नाम से जानी जाती है। गांधी जी विचार और कर्म में क्यों कोई अंतर नहीं है? गांधी जी का नाम था जो विचार में और कर्म में कोई ऐसा अंतर नहीं देखने को मिलती है। विचार में ऐसा कोई अंतर देखने को नहीं मिलती है और साधारण जनता की संघर्ष की क्षमता पर अटूट भरोसा करते हैं। साथ साथ गांधी जी 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत लौटते हैं। 46 वर्ष की आयु में 1915 में भारत की ओर लौटते हैं। इसके साथ साथ 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और चंपारण का सत्याग्रह भारत का सबसे प्रथम सत्याग्रह था जो चंपारण सत्याग्रह था, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया और प्रथम प्रयास में ही सफलता पाई थे महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह क्या था? 1916-17 में लाई गई थी। सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण जिले में 1917 में की गई थी। जमीन में 3 कठिया प्रणाली को हटाने के लिए ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना 3 कठिया पद्धति कहलाते थे, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करनी आवश्यक होती थी। अगर नहीं करती थी तो उनसे जमीन जो हुआ करता था उसे छीन ली जाती थी। ये सरकार का ये नीति था। ये क्या था? नीति था सरकार का। और क्यों भारतीय व्यक्ति जो हमारे बिहार के चंपारण जिले में क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी ज़मीन पे अगर जो नील की खेती की जाए तो वो बंजर हो जाती है। जब बंजर होगी तो लगभग 3 से 4 साल तक लगी उस पर कोई खेती या कुछ भी नहीं उपज सकती है। राजकुमार शुक्ल का गांधी जी का चंपारण बुलाने का फैसला। गांधी जी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। गांधी जी जिसे कि बापू राजेंद्र प्रसाद और मजहरुल हक, जेबी कृपलानी और नरहरि पारिक और महादेव देसाई के सहायता से ये आंदोलन को सफल बनाए थे।
अहमदाबाद मजदूरों की हड़ताल 1918 में की गई थी। अहमदाबाद में मजदूरों और मिल मालिक विवाद, मालिक के बीच में जो विवाद था और मिल मजदूर जो बात थी, इसको दोनों के विवाद को एक तरह से हम कह सकते हैं तो हरियाणे की जो बात की गई थी, जो महात्मा गांधी ने ही टेंडर लिए थे और इसी टेंडर को बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने देश में अपनाए और अपने ही वचन और बोली के साथ साथ इन्होंने भूख हड़ताल पर किए थे और साथ साथ भूख हड़ताल के साथ साथ ये आंदोलन सफल बनाए थे जो मजदूरों के हक में था। मजदूरों के मजदूरी में 35% वृद्धि की मांग थी और आमरण जिसे कि आनसान, जिसे कि भूख हड़ताल, जिसे हम कह सकते हैं सिंपल सी भूख हड़ताल। भूख हड़ताल पर ये भारतीय व्यक्ति थे जितना भी मिल मजदूरों 35% बढ़ाने पर सहमत नहीं थे और ये व्यक्ति जो चाहते थे, जो मजदूर थे, वो चाहते थे जो 35% बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ खेरा आंदोलन आई 1918 में। क्या थी खेरा आंदोलन? गुजरात के खेरा जिले का किसानों की फसल चौपट हो चुकी थी। उसके साथ साथ भारत ने लगान छोड़ने से एकदम इनकार कर दिया था। जो भारत सरकार जो चला रहे थे वो लगान जो वसूल रहे थे उसको छोड़ने से इनकार कर दिया था, वो छोड़ नहीं रहे थे। उसके साथ साथ इन्होंने टैक्स जो बना था वो टैक्स पूर्ण रूप से लिया करते थे। तो खेरा सत्याग्रह जो था, जो इन्होंने महात्मा गांधी ने ही इनको डील किए थे, इनमें ही उनको सफलता मिले थे। सरदार पटेल किसान संघर्ष के दौरान गांधी जी के अनुयायियों बने थे सरदार पटेल। कौन बने थे? सरदार पटेल। उसके साथ साथ रॉलेट एक्ट का विरोध, महात्मा गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। इस एक्ट किया था, एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। एक विशेष न्यायालय की स्थापना थी। न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को मान्य कर सकते थे जो कि विधि के अंतर्गत मान्य नहीं हुआ करते थे। न अपील, न दलील, न वकील, इसी का रॉलेट एक्ट कही जाती है। इसे ही काला कानून के रूप में महात्मा गांधी ने संबोधित किए थे। गांधी जी ने फरवरी 1919 में एक सत्याग्रह सभा बनाई थी। सत्याग्रह सभा बनाई थी 1919 में। इसके साथ साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी बहुत बड़ा अथी हुआ। इसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही महात्मा गांधी, बहुत सारे जो नेता थे उन अपना अपना उपाधि को त्याग दिया था। तो 6 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। इसके साथ साथ सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा तरह से अगर गिरफ्तारी हो गया था किसका? डॉक्टर सत्यपाल को, और साथ साथ सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा। जनरल डायर ने भीड़ पर गोली बरसाने की हुक्म चलाई थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी इसी में जनरल डायर ने इन पर गोली चलाने की बात की थी और जनरल डायर ने गोली बरसवाई थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी नाइट की उपाधि, जिससे कि नाइट हुड बोली जाती है, इसकी उपाधि को लौटा दी गई थी। उस समय में सबसे बड़ा उपाधि नाइट हुड की उपाधि हुई करती थी, जिससे कि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा ये लौटाई गई थी। उधम सिंह, इन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे कि माइकल ओ डायर की हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1940 में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये लंदन में जाकर के गोली मारी थी। किसने? उधम सिंह ने। ये अपना नाम को चेंज कर दी थी। क्या चीज़ रखी थी? तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। ऐसा किसी बुक में ये सब प्रमाण नहीं है, लेकिन किसी बुक ऐसा प्रमाण देते हैं, इसीलिए मैं इसको दे दिया हूँ। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर, जिसे कि ओ डायर ने गोली मारी थी और आर डायर ने क्या किया था? इनको गोली चलाने की आदेश दिया था। जब उधम सिंह लंदन में घुस करके इनको गोली मारे तो इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। वर्ष 1974 में इनकी अस्थियों को भारत लाया गया था। कब? 1974 में
अस्थियों को भारत में लाई गई थी। हंटर आयोग, जब जो हत्या हुई थी तो इस हत्या को जांच करने के लिए एक हंटर आयोग लाई गई थी। क्या चीज़ लाई गई थी? तो हंटर आयोग लाई गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड को चेक करने के लिए, जो कितना व्यक्ति मारा, किसका गलती था, क्या प्रॉब्लम था, इसको चेक करने के लिए हंटर आयोग लाई गई थी। किसके तहत लाई गई थी? तो ये ब्रिटेन के द्वारा ही लाई गई थी। तो 14 अक्टूबर 1919 में ये लाई गई थी। कब? 14 अक्टूबर 1919 में लाई गई थी। 14 अक्टूबर 1919 में लाई गई थी। हंटर आयोग 14 अक्टूबर 1919 में लाई गई थी। इसके साथ साथ भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू द्वारा ये गठन किया गया था, जिसमें कि डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी या कमेटी थी। इसका अध्यक्ष जो थे, जो विलियम हंटर था इसका अध्यक्ष, जिसे कि स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर भी रह चुके थे। इस कौन? तो विलियम हंटर, ये इसका नाम था विलियम हंटर, और हंटरे के द्वारा ये हंटर आयोग लाई गई थी। 3 भारतीय सदस्य, इसमें से 3 भारतीय सदस्य थे। कौन कौन थे? तो सर चिमनलाल, हरिलाल और शीतलवारा, जिसे कि बॉम्बे विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के तौर पे ये कार्यरत थे। पंडित जगत नारायण थे, जिसे कि संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता थे। इन्होंने सरदार साहिबजादा, जिसे कि सुल्तान अहमद खान, जो कि ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता के रूप में कार्य करते थे। तो ये तीनों जो थे, जो भारतीय सदस्य इस हंटर आयोग में, टोटल 8 व्यक्ति थे, जिसमें से 3 व्यक्ति भारतीय थे और 5 व्यक्ति जो थे, जो कौन थे? तो 5 व्यक्ति थे ब्रिटेन से लाए गए थे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग खिलाफत का मुद्दा एवं कांग्रेस के साथ गठजोड़ के कारण क्या था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन फंसने का उम्मीद रहता है और क्वेश्चन फंसता भी है। एक नए शिक्षित मध्यवर्गीय नेतृत्व के साथ साथ उलमा भी एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं या रूप में कार्यरत होते हैं। उदय में 2 संस्थाओं का हाथ होती है, जिसमें एक होती है जिसे कि देवबंद का दाउल उलम, और दूसरा है जो लखनऊ का फिरंगी महल। देवबंदियों जो होती है द्वारा 1910 में जमियतुल अंसार, यानी कि भूतपूर्व छात्र सभा थे, और इसके साथ साथ देवबंदियों द्वारा 1913 में दिल्ली में एक कुरान मदरसे का आरंभ किया गया था। तो 1913 में ये कुरान जो मदरसे था इसका आरंभ किया गया था। कब? तो 1913 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो देवबंदियों के द्वारा की गई थी 1913 में, देवबंदियों के द्वारा ये दिल्ली में की गई थी। इसके साथ साथ लखनऊ में फिरंगी महल के उलमा जो 1870 के दशक में ही इस्लामी जगत में अधिकाधिक रुचि लेते आ रहे थे, अधिक से अधिक रुचि लेते हुए ये आ रहे थे। अब्दुल बारी कुल हिंद, जिसे कि अब्दुल बारी जो थे इसे कुल हिंद यानी कि अंजुमने खुदामे काबा, जिसे आखिर भारतीय काबा सेवक सभा की स्थापना अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलकर ये बनाई गई थी, जिसे कि अल्लू बारी, क्या चीज़? अल्लू बारी के नाम से जानी जाती है। उद्देश्य क्या था? पवित्र मुस्लिम स्थानों की रक्षा के लिए सभी भारतवासियों का एकजुट होना था। सभी जो भारतवासी हो उसका एकजुट करना है, और पवित्र मुस्लिम स्थानों की रक्षा के लिए ये सभी देशवासियों की एकजुट करने का ये उद्देश्य बनाया था।
क्या बनाई थी, एक उद्देश्य बनाई थी। उलमा से जो दूरी बनाए रखने की सर सैयद प्राथमिकता देते थे, इसे इन युवा मुस्लिम नेताओं का पाठ दिया गया था, क्योंकि सर सैयद के कौम, जिसे कि साजी वंशावली वाले समुदाय के लिए विचार विपरीत के सधर्मियों का एक समुदाय, जिसे उम्मत तैयार करने के लिए या करने के बारे में अधिक चिंतित थे। ये सब उतना इम्पोर्टेंट तो एक्चुअल में नहीं है। तुर्की की हार और इस्लाम खतरे में है। हवा ने कहा कि इस्लाम जो है जो खतरे में है, और जबकि तुर्की की हार हो चुकी थी। मुद्दे का उपयोग जन समर्थक जुटाने के लिए की गई थी। इसके साथ साथ बम्बई में मार्च 1919 में गठित खिलाफत समिति द्वारा आंदोलन शुरू की गई थी। 1919 में ये बम्बे मार्च 1919 में लाई गई थी। आंदोलन में 3 प्रमुख मांगे थी। क्या क्या चीज़ थे, तो इनमें 3 प्रमुख मांगे क्या क्या चीज़ थे, तो पवित्र मुस्लिम स्थानों का खलीफा का नियंत्रण, इसके साथ साथ खलीफा के युद्ध से पहले इलाकों में उसी के पास रहने दिया जाए। इसके साथ साथ जजीरतुल अरब जैसे कि अरब, सीरिया, इराक और फिलिस्तीन से गैर मुस्लिम प्रभुसत्ता की अधीन नहीं थी, यानी कि मुस्लिम स्वायत्तता के अधीन थी, गैर मुस्लिम स्वायत्तता के अधीन ये नहीं थी। आरंभ में खिलाफत आंदोलन में मोटे तौर पर दो प्रवृत्तियाँ थी, जिसमें कि बम्बई के व्यापारियों के नेतृत्व में एक नरमपंथी प्रवृत्ति थी। इसके साथ साथ मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद जैसे नौजवान मुस्लिम नेताओं के और उलमा के नेतृत्व में एक गरमपंथी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हुआ करते थे। गांधी ने खिलाफत के ध्येय को अपनाया और आरंभ में नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच मध्यस्थता का काम किया। नरमपंथी और गरमपंथी के बीच में मध्यस्थता की काम करने की बात कर रही थी गांधी जी ने। नरमपंथी में कौन कौन थे? नरमपंथी में जो थे डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व थी, और नरमपंथी में कौन थे? तो डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व वाला प्रतिनिधित्व मंडल, जिसमें कि स्वयं मोहम्मद अली साहब थे और वायसराय से, और फिर प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से मिला और फिर पेरिस गया और मगर खाली हाथ लौट आया। नरमपंथियों ने पेरिस तक पहुंच पाया, लेकिन इन्होंने क्या कर पाई, पेरिस तक पहुंचने के बाद में वहां से खाली हाथे रिटर्न हो पाए। तब गरमपंथी ने आंदोलन को अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि मई 1920 में तुर्की के साथ सेब्रिज, जिसे कि सर्वेस की संधि के शर्तों का प्रकाशन के बाद भावनाओं का उबाल आ गया था। पूर्ण रूप से ये उबाल आई थी। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग के मतलब ही है जो सहयोग नहीं करना। इसका तत्कालिक मतलब क्या होती है, इसके बारे में देखता हूँ। असहयोग का मतलब ही होती है, जरा पानी पी लेते हैं एक सेकंड। असहयोग का मतलब ही होती है जो सहयोग नहीं करना। असहयोग का मतलब है जो सहयोग नहीं करना। महात्मा गांधी जी का नाम ये था, ये देश साल से 2 साल में आराम से आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि भारतीयों ने इनको सपोर्ट किया है, इसीलिए अब तक ये बने हुए हैं, नहीं तो अभी तक ये बने हुए नहीं होते। तो इनको क्यों गांधी जी को ये बात कहना था? नाई को बोला गया जो आप बाइकआउट कीजिए, जो साफ असहयोग रहे, ये
उसके साथ साथ जो धोबी था उसको बोलिए जो बाइकाट कीजिए, कपड़ा कोई इस्त्री नहीं होगा, कपड़ा कोई धोएगा नहीं। जितने भी व्यक्ति थे उसको सबको बोला जो असहयोग आंदोलन है और इसको पूर्ण रूप से सब आदमी भाग लो। भाई असहयोग आंदोलन में हर एक व्यक्ति भाग लिया था पूर्ण रूप से। गांधी जी ने घोषणा की कि अगर तुर्की के साथ शांति संधि की शर्तें भारतीय मुसलमानों को संतुष्ट नहीं करती तो वे असहयोग आंदोलन छेड़ेंगे। असहयोग आंदोलन यानी कि तुर्की में तो पूर्ण रूप से हार हो चुकी थी किसका, तो मुस्लिमों पे, और भारतीय मुसलमानों की संतुष्टि नहीं थी करती थी तो वे असहयोग आंदोलन में छेड़ने की बात कर रहे थे महात्मा गांधी। इसी बीच सरकार ने रोलेट कानून को रद्द करने और पंजाब के अत्याचारों की भरपाई करने या राष्ट्रवादियों की स्वशासन की आकांक्षा को संतुष्ट करने से इनकार कर दिया गया था। पूर्ण रूप से ये इनकार कर दिया गया था। क्या चीज़? पूर्ण रूप से ये इनकार कर दिया गया था। जून 1920 में इलाहाबाद में सभी दलों का एक सम्मेलन था और इस सम्मेलन में स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार का कर्तव्य था या कार्यक्रम चलाई गई थी। ये इलाहाबाद में सभी दलों का सम्मेलन था 1920 में। इसके साथ साथ 1 अगस्त को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का निधन हो चुका था। 1 अगस्त को इनको मृत्यु हो गई थी और इसके साथ साथ इनको मृत्यु के साथ साथ ये आंदोलन कुछ धीमा पड़ा था शुरू में, लेकिन खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन का आरंभ कर दिया था। 1 अगस्त को इनको मृत्यु हुई और 31 अगस्त को इन्होंने एक आंदोलन फिर से जो असहयोग आंदोलन के रूप में था जो जोर शोर से चालू किया था। गांधी जी ने दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की घोषणा किया था। नागपुर एक सेकेंड यहाँ पे काट के नागपुर होगा, क्या चीज़ होगा, नागपुर होगा। अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। उद्देश्य क्या था इसका? ब्रिटेन सरकार का असहयोग पहुंचाना या असहयोग करना, यानी कि सहयोग नहीं करना, उसी को असहयोग कहते हैं। 5 फरवरी 2022 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा कांड में हुई और इसी से गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया गया था। यहीं से सभी व्यक्ति इनसे नाखुश हुए और इसके साथ साथ इनको बातों में आना, यानी कि इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के का नाम था जो अगर किसी व्यक्ति को मुंबई में अगर गलती किया है तो उसी पूरा देश अगर मुंबई में गलती किया है तो उसके साथ साथ बिहार में उसे क्यों सज़ा दिया जाए, ये मेन का नाम था जवाहरलाल नेहरू के। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू और सी राजगोपालाचारी उसके साथ साथ सरदार पटेल, टी प्रकाशम और आसफ अली, ये सब था जो इनको प्रमुख नेता के तौर पे थे। तिलक स्वराज कोष, जिसे 6 माह के अंदर इनमें से 1 करोड़ रुपया जमा करना था। तिलक स्वराज कोष था, एक चलाई गई थी, एक समिति के तौर पे ये चलाई गई थी जिसमें कि 6 महीना के अंदर 1 करोड़ रुपया जमा करनी थी। जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव पारित करके खिलाफत आंदोलन की घोषणा की गई और मुसलमान ब्रिटिश भारत की सेना में भर्ती नहीं होने दिया। तो जुलाई 1921 में एक प्रस्ताव को पारित करके खिलाफत आंदोलन का एक घोषणा की कि कोई मुसलमान ब्रिटिश शासन के सेना में भर्ती नहीं होगी। ये 1921 की घटना है, जुलाई का। सरकार ने एक बार फिर दमन का सहारा लिया और सितंबर में राजद्रोह का आरोप लगाकर अली भाइयों को कैद कर लिया गया था। अली को राजद्रोह का ये एक आरोप लगाया और इनको कैद कर लिया। 1921 के अंतर्गत गांधी जी को छोड़कर सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी नेता को 3,000 दूसरे लोग जेलों में बंद थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 3,000
क्या है, 3000 दूसरे लोग जेलों में बंद थे, सिर्फ गांधी जी को छोड़ करके। इनको का नाम था कि अकेले गांधी कुछ नहीं कर सकता है, इसको साथ साथ जितना व्यक्ति है वो सभी को जेल में डालो। तो 1921 में ये इनको जेल में डाल दिया गया था, 1921 में जेल में डाल दिया गया था। नवंबर 2021 में प्रिंस ऑफ वेल्स नामक एक बुक लिखी और भारत भ्रमण किए और विरोध प्रदर्शन चालू किए। इसके साथ साथ दिसंबर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की एक प्रस्ताव पारित किया गया था और आंदोलन का फैलाव किया था। संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के किसानों में आंदोलनों का फैलाव, ये जो थी संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के किसानों के बीच में थी। इसके पंजाब में गुरुद्वारा पर भ्रम सामंतों का कब्जा खत्म करने के लिए सिख अकाली आंदोलन नामक अहिंसा आंदोलन चलाई थी। इसमें असम के चाय बागानों के मजदूरों ने हड़ताल की थी। किसका? असम का। कहाँ पे? पंजाब में। ये सिख का ये आंदोलन थी। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड के कर देने का इनकार कर दिया था। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड के कर देने से इनकार कर दिया था। चिराला की पूरी जनता, जिसे कि नगर पालिका के कर चुकाने का इनकार करके शहर छोड़ चुकी थी। इसके साथ साथ पेड त्रापारू ने गांव के सारे अधिकारियों को इस्तीफा दे दी गई थी। इसके साथ साथ डुगरी लाला गोपाल कृष्णय्यर के नेतृत्व में गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाई गई थी। इसके साथ साथ उत्तरी केरल मालवार क्षेत्र में, जिसे कि मोपला कहे जाने वाला मुस्लिम किसान ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोध आंदोलन छेड़ दिया था। तो यहीं से कहाँ से ये हुआ था? तो केरला में ही मोपला विद्रोह हुआ था। केरला में ही ये मोपला विद्रोह के नाम से जानी गई थी। फरवरी 1920 में 22 में महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अगर 7 दिनों के अंदर राजनीतिक बंदी रिहा नहीं कर दी जाती है और प्रेस पर सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं होता है, तो वे करों की गैर अदायगी समेत एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन राजस्थान, सिंध, गुजरात अथवा असम और महाराष्ट्र में किसानों का महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। इसके साथ साथ हालांकि कुछ मामलों में किसानों के अदालतों कांग्रेस के किसी संगठित हस्तक्षेप में स्वतंत्र थे। यहाँ की जो मामले थे किसानों आंदोलन, कांग्रेस किसी भी संगठित या संगठनात्मक हस्तक्षेप स्वतंत्र थे। दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्र में 3 की इस आंदोलन में प्रभावी भागीदारी रही, जबकि कर्नाटक अप्रभावी रहा था। 3 जो थे जो प्रभावी थे और कर्नाटक को छोड़ के अप्रभावी थे। इसके साथ साथ मद्रास, महाराष्ट्र में कुछ गैर ब्राह्मण निचली जातियों को भागीदारी रखी गई थी। आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में बंगाल के वन सत्याग्रहों के रूप में शक्तिशाली आदिवासियों आंदोलन चलाई गई थी। इसके साथ साथ मद्रास, बंगाल, असम में श्रमिकों को असंतोष बनी हुई थी। इसके साथ साथ बंगाल और बम्बई में व्यापारियों का भाग लिया था। गांधी ने आंदोलन को क्यों रोका? तो आप जान रहे हैं जो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले में ये हुई थी, चौरी चौरा कांड। इसके साथ साथ पुलिस को ये जेल में बंद करके जला दिया गया था। यही चौरी चौरा कांड था जो 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत संयुक्त राज्य में के गोरखपुर जिले में हुआ था। इसके साथ साथ खिलाफत का प्रश्न बहुत जल्द अप्रासंगिक हो गया और इसके साथ साथ तुर्की की जनता, जिसे कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में
खड़ी हुई और उनके या उसने नवंबर 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया गया था। खिलाफत या खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया और संविधान से इस्लाम के निकालकर राज्य को धर्म से अलग कर दिया गया था और इसलिए 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। कब लिया गया था? तो 1922 को ये वापस ली गई थी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा। बरदोली का प्रस्ताव पारित हुआ जिसके कोई राजनीतिक आंदोलन शुरू करने के पहले रचनात्मक कर्मों की जरूरत पर बल दिया गया था। क्या असहयोग आंदोलन असफल कहा जाएगा? असहयोग आंदोलन असफल कही जा सकती है या नहीं कही जा सकती है, इसके बारे में राय बताने की बात कर रही है। तो इसमें राय क्या होनी चाहिए व्यक्ति को? मद्रास में आरंभ से ही ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के टकराव बढ़ते हुआ था। इसके साथ साथ ब्राह्मण कांग्रेस और उसके असहयोगी आंदोलन के खिलाफ जस्टिस पार्टी की सदस्यता हुई। इसके साथ साथ इस प्रतिरोधी के कारण भारत के बाकी प्रांतों की अपेक्षा तमिल क्षेत्रों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार की जाने लगी थी। बहुत ज़्यादा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया था। इसके साथ साथ अधिकांश क्षेत्रों में खादी मिल के कपड़े से 30 से 40% अधिक महंगी होती थी और गरीब जनता के अलोकप्रिय मानी जाती थी। तमिलनाडु में संयम आंदोलन चलाई गई थी। इसके साथ साथ पंजाब के अकाली आंदोलन के रिचर्ड फॉक्स ने गांधीवादी सत्याग्रह कार्यक्रम या अहिंसक प्रतिरोध के सबसे बड़े और सबसे लंबे व्यवहार का सूचक कहा जाने लगी। इसके साथ साथ लेकिन असहयोग आंदोलन के लिए इनकी प्रत्यक्ष प्रासंगिकता बहुत ही कम थी और अक्टूबर 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का गठन की गई थी। कब? 1920 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था जो सिख गुरुद्वारा में सुधार लाना तथा सिख गुरुद्वारा का नियंत्रण उन सरकारों इशारों पर चलने वाले समितियों से छीनना जिनमें गैर सिख भी शामिल थे। इसके साथ साथ शब्द अकाली क्या था? जिसमें अकाल पुरुष के सेवक थी। व्युत्पत्ति जिसे कि व्युत्पत्ति योद्धा या शहीदों के उस छोटे से दल से कोई जो रणजीत सिंह के समय में पंथ की रक्षा के लिए गठित किया गया था, इसे ही शब्द अकाली कही जाती थी। और मार्शल लॉ प्रशासन के जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले ही अकालियों का सरकार से सीधा टकराव था, जिसे कि 1921 के शुरू में स्वर्ण मंदिर या अमृतसर की चाबियां लेकर एक नया प्रावधान नियुक्त किया गया था। सिंपल सी ये कह रही थी जो सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। लेकिन किसी को पता नहीं था जो मार्शल लॉ लागू है। इसके साथ साथ 1921 के शुरुआत में स्वर्ण मंदिर अमृतसर और चाबियां लेकर एक नया प्रावधान नियुक्त किया था। असहयोग आंदोलन वहाँ सबसे प्रभावशाली रहा जहाँ किसान पहले से संगठित हो चुके थे। सबसे पहले से जो किसान संगठित हो चुके थे वहीं पे असहयोग आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही। इसके साथ साथ अवध जिसे कि संयुक्त प्रांत के जिलों में जिसे कि दमनकर्ता या तातुलकदारों के विरुद्ध 1918 से 1919 से ही एक उग्र किसान आंदोलन चलाई गई थी। इसका नेतृत्व कौन करता था? तो स्थानीय नेता जिसे हम बाबा रामचंद्र के नाम से जानते हैं।
इस किसान जुझारूपन आगे चलकर फरवरी 1918 में इलाहाबाद से में गठित संयुक्त प्रांत या संयुक्त प्रांत किसान सभा ने एक दिशा दी। इसके साथ साथ जून 1919 में एक किसान सभा की 450 शाखाएं बनाई गई। इसके साथ साथ संयुक्त प्रांत की कांग्रेस ने इस आंदोलन की असहयोग आंदोलन से जोड़कर इस्तेमाल करने का प्रयास की गई थी। उत्तरी बिहार में भी कांग्रेस का आंदोलन उन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली था जहां पहले नीलहे विरोधी आंदोलन या स्वामी विश्वानंद का अभियान और किसान सभा का कार्यकलाप चल चुके थे। किसान सभा का जो कार्यकलाप जो थे ये चल चुके थे, उसी के तहत ये चलते आ रहा था। बंगाल में मेदिनीपुर जिले में एक महिष्य किसान स्थानीय नेता जिसे कि बी.एन. सस्माल 1919 में यूनियन बोर्ड के करों के विरुद्ध संगठित के बात कर रही थी। बाद में यह आंदोलन भी असहयोग आंदोलन में ही शामिल हो गए हैं और गुजरात के खेरा जिले में पाटीदार किसान 1918 में ही एक सफल मालगुजारी रोको अभियान चला चुके थे। इसके साथ साथ यह जिला असहयोग आंदोलन का सबसे शक्तिशाली गढ़ बन चुके थे। दक्षिण भारत में आंध्र डेल्टा को गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जिलों में दिसंबर 1921 में फरवरी 1922 के बीच एक संक्षिप्त और स्फूर्त जिसे कि मालगुजारी रोको अभियान चलाई गई थी। किसानों ने मालगुजारी देवी बंद कर दी गई थी। इसी के तहत आदिवासी क्षेत्र में विरोध की वर्तमान परंपराओं का आधार पर स्थानीय नेताओं ने विभिन्न स्थानीय कष्टों के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए थे, जैसे संयुक्त प्रांत की कुमायूं और गढ़वाल पहाड़ियों को राजा के विरुद्ध परंपरागत प्रतिरोधी अर्थात ढंढक की परंपरा की जारी करते हुए अल्मोड़ा के बद्रीदत्त पांडे ने उतार या बेगार और बंगाल कानून के विरुद्ध आंदोलन शुरू की थी। तो आज के लिए इतना ही है और कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। एक और दिया गया है, इसके साथ साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। फितूर की परंपरा के आधार पर बनाकर उन्होंने जनवरी 1922 में छापामार युद्ध का आरंभ किया और मई 1924 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। और इसी के तहत बंगाल के मेदिनीपुर जिले में, जहां की बंगाल कानूनी और यूरोपीय स्वामित्व वाले मेदिनीपुर जमींदार कंपनी का विरुद्ध संस्थाल 1918 में हुई और 1918 में संस्थाल हुई थी। इसी के साथ मैं आज को ड्यूटी को यहीं पे विराम देते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? बहुत ही लंबा हो चुका है, 1 घंटा 3 मिनट का ये वीडियो है और पूरा जो नेशनल मूवमेंट था ये पूरे नेशनल मूवमेंट को ख़त्म कर चुके हैं। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।